हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज तारीख तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं 2 और 3 मार्च का आपके करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आपका 4th और 5th का एक साथ कंबाइन करके मिलेगा और 6th और 7th एक साथ कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, ये आज देखो अभी अपलोड हो जाएगा, लगभग आपको 10-11 बजे के बीच में मिल जाएगा अभी रात के। ठीक है, उसके बाद आपको 7 मार्च को ये दोनों वीडियो सुबह मॉर्निंग में कोशिश करूँगा देने के लिए। आप देखो 4 से 5 दिन वीडियो नहीं आया, रीज़न ये था कि देखो एक तो मुझे वायरल फीवर हो रखा था, दूसरा ये था कि मैं मुंबई में हूँ तो थोड़ा सा सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई और तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। 103 फीवर हो गया, फिर बार बार जब तक दवा का असर रहता तब तक ठीक था, उसके बाद फिर कफ कोल्ड सब कुछ हो गया एक साथ ही। तो उसमें थोड़ा मैनेज करने में रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे। सॉरी फॉर डैट कि आप लोग को मैं वीडियो नहीं दे पाया 4 से 5 दिन तक, बट ठीक है, अब रेगुलरली हम वीडियो डिस्कस करेंगे डेली, डे बाई डे। ठीक है, और चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो आज हम 2 और 3 मार्च का जो करंट अफेयर हमने डिस्कस नहीं किया वो करते हैं। उसका 3rd और 4th का एक साथ कंबाइन, 4th और 5th का एक साथ कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। उसका 6 और 7 का, तो 7th को आपको 7th तक का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इसलिए जो ट्रेडिशनल चीज़ें हम जैसे मैपिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, मैपिंग में भी थोड़ा सा इस पर कम टाइम देंगे जिससे कि हम अपना समय थोड़ा बचा सकें। उसके बाद से जब हम रेगुलर करंट अफेयर पे आ जाएंगे तो डिटेल्स में पूरा मैप को बहुत ही अच्छे से तब भी डिस्कस करेंगे। फिर भी देखो मैंने जूम आउट करके पूरा एक एक करके मैं स्टेट आपको आज दिखाने वाला हूँ और उसकी कैपिटल भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो भारत, देखो हमने, अगर जिनको भूल गया हो मैं उनको बता देता हूँ, नॉर्थ अमेरिका हम लोग देख चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, जिन्होंने पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए भी बता दूं, हमने साउथ अमेरिका पढ़ा था, देन अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा था, देन यूरोप महाद्वीप पढ़ा था, देन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा था, देन एशिया पढ़ा था। एशिया में हमने भारत छोड़ रखा था क्योंकि भारत हमारा प्यारा भारत है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा अंटार्कटिका भी देखेंगे, आर्कटिक भी थोड़ा सा देख लेंगे हम। ठीक है, वो लास्ट में देखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको लास्ट में छोड़ रखा है। इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इंडिया को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इवन एक एक स्टेट उसकी कैपिटल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर देखो नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, देखो आप पूर्वोत्तर राज्य ऐसे बोलते होंगे हिंदी में जिसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो देखो टोटल 7 सिस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है और 7+1 के भी नाम से जाना जाता है। 7+1 में कौन सा जाता है? सिक्किम में जाता है आपका। तो आपको ये सारी चीज़ देखो पता होना चाहिए। देखो अगर आपको याद नहीं होता तो मैं सिंपल चीज़ें कहता हूँ, आप एक सीक्वेंस याद करिए। सबसे पहले लास्ट से यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलांग, असम दिसपुर, सिक्किम गंगटोक। ठीक है, बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। करीब 4 से 5 बार 2 दिन पढ़िए, आपको पक्का से पक्का याद हो जाएगा। जिनको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट याद नहीं होते, आपके दिमाग में मैप। देखो एक चीज़ मैंने जितनी मैपिंग पढ़ाई है ना, अगर मैं बोलूँ ब्लैक सागर, ठीक है, अगर मैं काला सागर बात करूँ, ऐसे ब्लैक सी बात करूँ, तो आपके उसके पड़ोसी जितने भी देश है ना वो आपको पॉपअप होकर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा ये 6 पड़ोसी देश है, 5 पड़ोसी देश है, ये सारी चीज़ें आपके तुरंत दिमाग में आनी चाहिए कि ब्लैक सागर से कौन कौन सा कंट्री लगा हुआ है, तब तो पढ़ने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया 2 दिन बाद आपको चीज़ें याद नहीं है, तो पढ़ने का देखिए कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप ये चीज़ समझ के रखिए, अगर आपने आज पढ़ा है तो आपको 2 दिन बाद इसको रिवीजन करना है। जो लोग, अच्छा एक चीज़ और, जो 90 डेज स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इसको आप डेली के डेली 30 मिनट्स डिस्कस करिए। हम वो देखो स्टार्ट कर पाएंगे, लेकिन मैं दोस्तों मुंबई से दिल्ली 11th को पहुँचूँगा। ठीक है, 11th की मतलब 10th की नाइट में पहुँचूँगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो 11th हो जाएगा मेरे को रात में। तो देखो अगर 12-12 से जैसा भी शेड्यूल, 11th या 12th से जैसा शेड्यूल बनेगा उस हिसाब से हम उसको कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। वैसे मैं सैटरडे संडे कोशिश करूंगा कि आपको 1-1 घंटे की वीडियो आपको दे दिया करूं, अदरवाइज हम आधे घंटे की डेली डिस्कस किया करेंगे। हर शाम को डेली आधे घंटे डिस्कस करा करेंगे। अब देखो अब प्रॉब्लम इसके साथ ये है ना कि देखो 12 बजे हमारा दिन खत्म होता है, मतलब 12 बजे रात को हमारा एक डे खत्म होता है, तो उसमें कुछ लोग वर्किंग होंगे जो हो सकता है अपना टारगेट 8 बजे शाम को चालू करते हो। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन हम डिले करके डिस्कस करें, तो जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग नॉन वर्किंग है, वो सारे लोग क्या करेंगे, अपना जो हमने टारगेट लिए है वो पूरा कर पाएंगे। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने देखा स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, ठीक है, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलांग और सिक्किम गंगटोक। ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, इसको 7 सिस्टर बोलते हैं, इसको 7 सिस्टर +1 बोलते हैं। राइट, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो नॉर्थ के अगर देशों, मतलब नॉर्थ के अगर स्टेट की बात करें तो देखो सबसे ऊपर आता है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी, ठीक है, श्रीनगर भी है। समर के लिए, मतलब समर के लिए श्रीनगर हो जाती है, फिर उसके बाद विंटर में जम्मू शिफ्ट कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की राजधानी वजह श्रीनगर, बस इतना याद रखेंगे तभी चल जाएगा। इतना डिटेल नहीं पूछा जाता कि समर में कहाँ होता है, विंटर में कहाँ होता है। सेम इससे हिमाचल प्रदेश में भी होता है। ठीक है, देखो उसकी समर की कैपिटल जो होती है वो समर की कैपिटल आपकी शिमला होती है, विंटर में जो कैपिटल होती है वो धर्मशाला शिफ्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स है, बस इतना याद रखने, इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बट इतना याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़,
हरियाणा, चंडीगढ़, देखो यूटीज़ है, ठीक है। अब देखो पंजाब और हरियाणा ना एक ही स्टेट हुआ करता था एक टाइम पे, जब ये अलग हुआ, इवन हिमाचल भी पंजाब का ही पार्ट था, ये अलग होता है, हरियाणा अलग होता है पहले, फिर हिमाचल प्रदेश अलग होता है, फिर ये बच जाता है अपना, ठीक है। तो देखो जब ये चंडीगढ़ बंटवारे की बात आती है तो हरियाणा कहता है कि मुझे चाहिए, पंजाब कहता है मुझे चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट का ये तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मतलब पंजाब को भी चंडीगढ़ चाहिए और हरियाणा को भी चंडीगढ़ चाहिए, वो कहते हैं मेरी कैपिटल रहेगी, वो कहते हैं मेरी कैपिटल रहेगी। तो लड़ाई ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा हम चंडीगढ़ को ही यूटी डिक्लेयर कर देते हैं और ये आपकी भी कैपिटल हो जाएगी और आपकी भी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंबाइंडली कैपिटल है दो राज्यों की, पंजाब और हरियाणा की। ऐसे अगर अभी बात करें, अगर करंटली और अगर बात करें 2014 में से तेलंगाना राज्य बना, अभी हम आगे देखेंगे, तो तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है। हाँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी बन रही है अमरावती, ठीक है। तो जैसे ही 2024 आएगा तो इसकी कैपिटल अमरावती हो जाएगी। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में देखो हमने देखा था देहरादून है और नई दिल्ली, तो नई दिल्ली है, दिल्ली को हम यूटी का दर्जा भी देते हैं, पूर्ण राज्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा, दिल्ली को हम यूटी मानते हैं और पूर्ण राज्य भी नहीं है, तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड, देहरादून। अब देखो इसके पड़ोसी देश कौन कौन से लगते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम आज कैपिटल देख रहे हैं बस, ठीक है, स्टेट और इसके कैपिटल्स। आगे बात करते हैं गुजरात, गुजरात की गांधीनगर, ठीक है। देखो दमन दीव आपने नाम सुना होगा, ये यहाँ पे दमन यहाँ पे है, दीव यहाँ पे है, यूटीज़ है, तो ये भी याद रखिएगा। दादर नगर हवेली भी देखो यहीं पे है, जस्ट सिलवासा के पास में, आप ये भी पॉइंट्स याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार की पटना है, कोलकाता वेस्ट बंगाल कोलकाता, उड़ीसा की भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की आपका रायपुर है, नया रायपुर भी बोलते हैं, रायपुर भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, तो अब नीचे वाले स्टेट्स हम देख लेते हैं एक बार, जिसको साउथ के हम स्टेट बोलते हैं, तो उसको भी एक एक करके हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र तक हमने देख लिया था, आगे बढ़ेंगे कर्नाटका बेंगलुरु, गोवा का पणजी, केरला त्रिवंतपुरम, ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई, एक टाइम पर उसको मद्रास के नाम से भी जानते थे हम, ठीक है। और उसके आगे बढ़ते हैं तो पुद्दुचेरी, जिसकी कैपिटल भी पुद्दुचेरी ही है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एक यूटी है लेकिन यहाँ पे शासन होता है, ठीक है, विधानसभा यहाँ पे विधानसभा यहाँ पे भी है और दिल्ली में भी है, सॉरी, ठीक है। और उसके आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश की देखो अमरावती अभी बन रही है कैपिटल, बट वैसे अभी हैदराबाद है, ठीक है, तेलंगाना की भी हैदराबाद है, इसकी भी हैदराबाद है, ठीक है। तो लगभग देखो हमने देख लिया, उड़ीसा की भुवनेश्वर हमने देख ली थी। यहाँ पे आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इस बार बहुत चर्चा में रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी IAS के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कहाँ है, करावती है, ठीक है, कावाराती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे आपका दमन दीव है, ठीक है, सॉरी दमन दीव कह रहा हूँ, यहाँ पे आपका मालदीव है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम देख रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखो जो 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1962 में, तो उसके तहत क्या हुआ, नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो आपसे देखो होता क्या है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग करिए, स्टेट है इसके फॉर्मेशन से, और खासतौर पे स्टेट पीसेस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, 1962 में कौन बना था, नागालैंड बना था। तो आपको लगभग शुरू के जो कम से कम 5 से 7 राज्य बने थे ना, वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, टिप पे होने चाहिए, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल पूछेंगे। आप देखो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, तो ऐसा नहीं कि आपको 103 के 103 याद रखने हैं। 103 में से महज अगर आप 25 से 30 भी याद रख सकते हैं ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसी में से बनते हैं, जो हमारे काम का होता है, लगता है रिलेवेंट होता है। ऐसी भी देखो यूपीएससी सारी चीज़ें नहीं पूछती, ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, जो रिलेवेंट है ज़्यादातर हमें वही चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे ना, उनके रिटायरमेंट की एज 60 से बढ़ा कितनी कर दी गई थी, 62 साल कर दी गई थी, ठीक है। और उसके साथ ये भी कहा गया था अवकाश प्राप्ति के बाद भी क्या उच्च न्यायालय में नियुक्ति के संबंधित उसमें प्रावधान बनाया गया कि अगर उससे हम काम लेना चाहें तो उनसे भी हम काम ले सकते हैं। अब देखो रिवर में हम बात करें तो रिवर में देखो हमने 3 रिवर देख ली थी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, सिंधु नदी देख लिया था, गंगा देख लिया था, ब्रह्मपुत्र देख लिया था। आज हमने साउथ से चालू करेंगे कावेरी नदी को लेकर। कावेरी नदी की अगर बात करें तो कावेरी नदी अगर हम मैप में देखो, ठीक है, मैप में देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। कावेरी नदी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, देखो ये हम मेजरली हम ये नदी अभी डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, इसकी लंबाई लगभग 850 के आसपास है, लेकिन 850 तक लेंथ तो डायरेक्टली पूछा नहीं जाता यूपीएससी में, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 800 किलोमीटर आप याद रख सकते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियाँ दी गई हैं, तो वो भी हम अभी मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पे यहाँ से निकलती है, कितने राज्यों से लगा हुआ है ये, मेनली देखो ये 3 राज्यों से घिरा हुआ है, मतलब 3 राज्यों जो डिस्प्यूट होता है इनका 3 राज्यों में होता है। कौन कौन से,
कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ठीक है, और केरल भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है। तो टोटली जो इनका ले दे आता है मैटर वो 4 राज्यों से आ जाता है, ठीक है, केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, और ये आपका पुदुचेरी यहाँ पे है, ठीक है। तो इन चारों राज्यों मतलब इन चारों राज्यों में डिस्प्यूट आता है, लेकिन मेनली लड़ाई झगड़ा जो चलता है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चलता है कि भैया पानी, कावेरी का पानी मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा, मुझे ज़रूरत है, ये कहते हैं हमारे यहाँ सूखा पड़ा है, हमें ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो वो काम की चीज़ें एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से कावेरी नदी निकलती है, ये चीज़ याद रखिएगा। प्लस तो वो वेस्ट से निकल के, ठीक है, वेस्ट से निकल के ईस्ट में गिरती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आप ये भी याद रखिएगा। क्योंकि देखो कुछ इकलौती एक या दो ही नदियाँ हैं जो इस साइड गिरती हैं, जैसे तापी नदी, नर्मदा नदी, 2 नदियाँ लगभग हैं जो बड़ी बड़ी इधर गिरती है, बाकी सारी नदियाँ आप देखोगे तो बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, ठीक है। सिंधु नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो ये चीज़ें बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी, ये याद रखिएगा। प्लस इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, स्टेट मैंने बता दिया कौन कौन से स्टेट से इसका डिस्प्यूट चलता है। तो देखो एक चीज़ और है, देखो इस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट जाता है कि दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं। आपको कहीं कहीं कावेरी मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको महानदी में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पूछे जाने के चांसेस उतने नहीं है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको बहुत जगह ये ले लेगा महानदी को, लेकिन बहुत सारी किताबों में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि दक्षिण की गंगा इस कावेरी नदी को भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ मामलों में यहाँ पे इसलिए कहते, देखो इसको गंगा इसलिए कहते हैं कि ये गंगा की तरह एक पवित्र नदी मानते हैं, इसलिए कावेरी को ये दक्षिण गंगा कहते हैं। महानदी को भी लोग कहते हैं कि नहीं ये दक्षिण गंगा है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हुए कि सर ये भी है ये भी है, आपने गलत बता दिया, इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको ऐसे जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होते हैं ना नॉर्मली एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, बट एज ए इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। और देखो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 4 राज्यों में है, ठीक है। तो इतना याद नहीं रखना कि कितने लीटर इसको मिल रहा है, कितने टीएमसी इसको मिल रहा है, कितने टीएमसी इसको मिल रहा है, ये नहीं देखते हैं। पॉइंट पे आते हैं, इसकी सहायक नदी देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था आपको कि अगर नदी ऐसे बह रही हो, तो अगर आप ऐसे खड़े हो, सपोज अगर आप ऐसे जा रहे हो, अगर आप लेफ्ट राइट करते हुए ऐसे जा रहे हो, तो आपका ये वाला साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा राइट, और आपका ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, ठीक है। तो नदी भी देखो कैसे बह रही है, नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। जब ऐसे नदी बह रही है तो देखो यहाँ पे एक नदी आती है हेरांग, फिर आती है आपकी हेमावती, फिर आती है आपकी सिस्मा, और उसके बाद अर्कावती। ये 4 नदियाँ हैं जो आपकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, बाएं साइड की नदियाँ हैं। उसको राइट साइड से कौन कौन सी नदी आती है, लक्ष्मणा तीर्था, ठीक है, काबिनी, देन आपका भवानी, देन नोयल, ठीक है, अमरावती देखो प्लेस का भी नाम है, अमरावती नदी का भी नाम है, और आपका सुवर्णवती। ये सारी नदियाँ क्या है, इसके दाएं साइड की नदियाँ। देखो यूपीएससी नॉर्मली पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है, कि इसमें कौन सी इसकी दाएं साइड की नदी है। दाएं साइड अंदर हिंदी में तो दाएं साइड लिख के आ जाएगा, दाहिने साइड लिख के आ जाएगा, और इंग्लिश में आपको राइट हैंड साइड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो मैं सारी ट्रांसलेशन बता दे रहा हूँ, जिसमें आपको सहूलियत हो, आप वो चीज़ अपने हिसाब से समझिएगा, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ हैं, ठीक है। देखो अब मैंने एक चीज़ और अच्छी की इसमें ये क्या है कि देखो नॉर्मली मैंने शुरू की जो नदियाँ रखी है ना वो आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज रख दी है, उसके बाद जो नदियाँ रखी हैं वो राइट ट्रिब्यूटरीज है। तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये शुरू की 4 नदियाँ आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, बाद की जितनी भी नदियाँ बच जाती है वो राइट ट्रिब्यूटरीज हो जाती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। समावेशी इंटरनेट सूचकांक कौन निकालता है, देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बस टू द पॉइंट इसमें बातें करूँगा। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा निकाला जाता है समावेशी इंटरनेट सूचकांक, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब किस मानकों पर आधारित होता है, कितना सहज है इंटरनेट, सुलभ और प्रासंगिक है। इन मानकों पे क्या किया जाता है, इन मानकों को ध्यान में रखे हुए निकाला जाता है, ठीक है। अब इसमें इंटरनेट संबंधी जो आधार लिए जाते हैं, कौन कौन से आधार लिए जाते हैं, देखो सुलभता, कम खर्च में उपलब्धता, प्रासंगिकता, तत्परता, इन सारे मानकों पर निकाला जाता है। 100 देशों में निकाला गया, जिसमें प्रथम स्थान स्वीडन को मिला है, ठीक है। मतलब आपको अगर मैं स्वीडन की बात करूँ तो इनके नॉर्मली घरों में आपको 100 Mbps की स्पीड मिल जाएगी आराम से, उनके घरों में मिल जाती है, ठीक है। उनके घरों में नॉर्मल घरों में आपको 100 Mbps की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। और वो 5G की बात करते हैं, अभी तो हम 4G पे अटके पड़े हैं, ठीक है। तो ठीक है, वो चीज़ अलग हो जाती है थोड़ी सी, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, हमारे देश की अलग है, तो उस पर हम नहीं जाते हैं अभी, टू द पॉइंट बातें करते हैं अभी। तो 100 देशों में स्वीडन नंबर 1 पे है, और भारत की अगर रैंक की बात करें तो 47 है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, भारत की रैंक कितनी थी, कितने देशों में निकाला गया, प्रथम देश कौन सा था, ठीक है। प्रथम ऐसे पूछा नहीं जाता, बट अगर कोई और एग्जाम देंगे तो आपको सब में इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेट पीसीएस दीजिए चाहे अदर एग्जाम दीजिए। इसके मानक क्या क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, और ये कौन रिपोर्ट निकालता है सबसे इंपॉर्टेंट ये है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है।
बस इतनी पॉइंट याद रखना है। ये कौन सा देश कौन आया, नेपाल कितना आया, भारत पाकिस्तान कितना आया, ये मेंस पॉइंट में से अगर थोड़ा सा पॉइंट याद रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हनोई शिखर सम्मेलन, डोनाल्ड ट्रंप, किम जोंग, नॉर्थ कोरिया के। तो देखो आपको याद रखना है नॉर्थ कोरिया एक तो कहाँ पे है, तो देखोगे बॉर्डर चाइना और नॉर्थ साउथ कोरिया से इसका बॉर्डर लगता है, येलो सी और ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया कैपिटल की बात करें तो प्योंगयांग है, ठीक है। अब इनका तो शिखर सम्मेलन जो हुआ, अभी सेकंड शिखर सम्मेलन हुआ, इससे पहला शिखर सम्मेलन जून 2018 में सिंगापुर में हुआ था। ये आपका आरएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीएससी जिसको बोलते हैं, यूपी पीएससी में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। यूपी पीएससी में आ चुका है, आरएएस के एग्जाम में आ सकता है, राजस्थान जो पीसीएस होता है इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा चुका है, ठीक है। 2018 में ये 2 बार क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आए थे। उसके अलावा बात करें, देखो अब इस बार का जो सेकंड शिखर सम्मेलन था कहाँ पे हुआ, तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई। तो हनोई में हुआ है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी और किम जोंग की मीटिंग हुई थी, जिसमें मीटिंग में कुछ परिणाम नहीं निकला। मतलब इसमें क्या था, पहली मीटिंग में जो समझौता हुआ था उसमें ये कहा गया था कि नॉर्थ कोरिया अपने आप को परमाणु रहित करेगा, मतलब परमाणु सिंपल से इसमें चीज़ थी कि दोस्तों नॉर्थ कोरिया को पता है कि बहुत सारे परमाणु हथियार इसने बना रखे हैं। तो अमेरिका ने कहा कि देखो हम आपसे सारे जितने प्रतिबंध लगा रखे हैं सारे रिलीज तभी करेंगे जब आप आपको खुद को क्या है पूरी तरह से परमाणु हथियारों से मुक्त कर दो, ठीक है। परमाणु हथियारों से मुक्त करो, हम आपको जितने भी आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, चाहे व्यापार से रिलेटेड है, चाहे किसी भी पार्ट किसी कहीं भी अगर आप नहीं जा पा रहे हो, आपको व्यापार में दिक्कत हो रही है, सारी चीज़ों में दिक्कत हो रही है, जिन भी चीज़ों में समस्या हो, चाहे पर्यटन। अब देखो नॉर्थ कोरिया आपको हाल बहुत ही पता रहा होगा, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किए, ठीक है। इनके ना टूरिज्म है ना कुछ भी है, चाइना की मदद से ये लोग जी रहे हैं, अभी भी बहुत सारे परेशानियाँ अभी भी झेल रहे हैं। कुछ सैंक्शंस हट गए हैं, इवन साउथ कोरिया के साथ इनके रिलेशन भी सुधरे हैं, बट अभी भी रिलेशन पूरी तरह से अच्छे नहीं हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको कादसा कानून के तहत यूएसए ने इस पर क्या कर रखा है, सैंक्शंस लगा रखा है। तो वो भी हमने बहुत पहले पढ़ा था ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अरुण 3 की बात कही गई है। तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किससे रिलेटेड है, बस आपको याद रखना है कि नेपाल से। नेपाल में हमने क्या किया, अरुण 3 परियोजना लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए किसके कौन से मंत्रिमंडल के तहत ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA के द्वारा, ठीक है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का क्या किया गया था, उसके लिए पैसे के लिए मंजूरी दी गई थी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कहाँ पे है ये। देखो क्वेश्चन नहीं बन सकता अरुण 3 क्या है, तो ये पूछ सकता है डायरेक्टली आपसे। तो याद रखिएगा जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। कहाँ पे है, तो नेपाल में है। ये जल विद्युत परियोजनाएं हम नेपाल में कर रहे हैं। नेपाल के थ्रू हम सारा मतलब बिजली वगैरह की आपूर्ति हम अपने बिहार में भी करेंगे, यूपी में भी करेंगे। तो ये भी एक हमें लाभ है। और अरुण नदी पे बना है, तो आप ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। देखो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार का इस बार विषय था दोस्तों डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस, ठीक है। और देखो किसके द्वारा निकाला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, पुरस्कार को दिया जाता है और इसको प्रदान भी किया जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखना है। एक तो इसका विषय क्या था, किसके द्वारा दिया जाता है ये राष्ट्रीय गवर्नेंस अवार्ड, ठीक है। अगर किनको किनको दिया जा सकता है ये भी पॉइंट याद रखिए। सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दिया जा सकता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसकी 6 श्रेणियाँ रखी गई, 6 कैटेगरी रखी गई जिसके तहत क्या गया पुरस्कार दिया जाता है। आपने डिजिटली कोई सुधार किया है, नागरिक आधारित कोई सेवा में अच्छी से आपने क्या किया अच्छे से उसमें विशिष्टता को उसको बढ़ावा दिया है, ठीक है। ई गवर्नेंस, शैक्षिक या अनुसंधान संस्थानों में कोई विशिष्ट कार्य किया है। देखो एक चीज़ बात की जाती है ना, प्राइवेट आज के टाइम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक्चुअली ये नहीं है कि उनके पास टीचर नहीं है। इवन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, टीचर अच्छे हैं, बट रिसोर्सेज नहीं है उनके पास। तो रिसोर्सेज के अभाव में भी क्या है वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये है कि अगर आप कुछ ऐसा सुधार करते हो, कुछ ऐसी चीज़ें करते हो, कुछ नया चीज़ें खोजते हो, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखा गया कि लोग क्या हो एक तरह से इनोवेटिव हो और रिसोर्सेज को मुहैया कराएं। इसलिए सबको रखा गया देखो इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। आगे बात करते हैं तो उभरती हुई प्रौद्योगिकी, ये सारे देखो 6 मानक हैं, ठीक है। तो बस इतना पॉइंट्स याद रखिएगा। मतलब याद भी नहीं है तो ठीक है, बट थोड़ा सा एक बार पढ़ के रखेंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट्स हो जाता है। बस डायरेक्टली मतलब यूपीएससी नहीं पूछता कि कितने मानक्स हैं, कौन कौन से हैं। हाँ बट एक बार पूछ चुका है, मतलब चाइल्ड इंस्टंटिंग को लेकर, बच्चों के बौनापन को लेकर, इंद्रधनुष प्लान को लेकर, उसमें एक बार 2016 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2016 में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, 2015-16 में आ चुका है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, इतनी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हो जाती है इसलिए। बट मैं मानता हूँ अगर नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन ये ज़्यादा छोड़ना ज़्यादा बेटर होता है, अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
निर्माण प्रौद्योगिकी भारत 2019, तो इसका जो उद्घाटन किया गया, प्रधानमंत्री ने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य क्या है, भारतीयों के संदर्भ में उनके लिए नवीन और अच्छे से जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, उसके जो प्रयोग है उसको बढ़ावा देना है। जैसे आपको पता है कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐप हैं, एक एग्जाम्पल की तरह समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उस ऐप में से जितने काम के ऐप हैं, ठीक है, जितने आप प्ले स्टोर पर जाकर बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, उसमें से छाड़ के हमारे जो काम के या हमारे सरकार को काम में आ सकती है, हमारे लोगों को काम में आ सकती है, उनको अलग करके उनको एक बृहद स्तर पर क्या करना है, लॉन्च करना। एक एप्लीकेशन के मैंने एग्जाम्पल दिया। सपोज ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत सारी चीज़ें बनाती है। कोई ब्रांड कोई ऐसी कंपनी जो यूएसए में है, बहुत ही सस्ते कपड़े बनाती है, बहुत ही बढ़िया बनाती है, ठीक है, हमें उसका नाम तक नहीं पता है, ना ही हम खरीदते हैं ना ही कुछ करते हैं। हम क्या करते हैं, बाकी अदर ब्रांड की, ठीक है, अदर ब्रांड से रिबॉक, नाइकी, ये सब सारी चीज़ें जाके कपड़े इसके खरीद रहे हैं क्योंकि हमने ये सुन रखा है। लेकिन हमने कुछ ऐसे ब्रांड्स के कपड़े हैं जो बहुत ही सस्ता दे रहे हैं और इस साथ रिबॉक और नाइकी से बहुत अच्छी क्वालिटी में भी दे रहे हैं, बट उसके नाम ही हमें नहीं पता। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको प्रमोट करेगी, ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट कराएगी, सब कुछ कराएगी, ग्लोबली लॉन्च करेगी, इसके इनोवेशन टेक्निक को और बढ़ाने की बात करें कि लोग इसको उपयोग करें। ये चीज़ें अच्छी हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए सस्ती भी है और रिबॉक और नाइकी से अच्छा भी है। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ बस आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे है, तो ये गवर्नमेंट का एक प्लान है जिसके तहत क्या है कि इन चीज़ों को हम बढ़ावा भी दे सकते हैं। इवन लोग अगर कंपनी छोटी है तो हम क्या करते हैं, इंडिया में उसके क्या कर सकते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह लगवा सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अब इनडायरेक्टली कहीं से देखो कहाँ तक रिलेशन कहीं भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया भर के टिकाऊ, हरित, लचीली, सिद्ध, क्षमतावान नवीन तकनीकों की पहचान करना, मूल्यांकन करना और उन्हें भारतीय निर्माण क्षेत्र की मुख्यधारा में लाना, ठीक है। जो चीज़ें मैं अभी आपको समझा रहा था सेम यही है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी योजना, ट्रॉफी, ठीक है। तो आप देखो इसमें 1992-93 में दोस्तों ये परियोजना चालू की। देखो अच्छा, आप लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं ना, 1992-93 क्या है। देखो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर उससे स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। जैसे अगर इस साल की बात करें तो 1 अप्रैल 2019 से चालू होके 31 मार्च 2020 पे ख़त्म होता है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, अगर इसको हम लिखना हो तो 2019-20 लिखेंगे। सेम ऐसे ही 1992-93, तो ये 92 में चालू हुआ, 93 में ख़त्म होता है, राइट। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा आप याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है आपको बहुत सारे लोग को इसमें चीज़ें पता नहीं होती। तो देखो इसमें क्या है कि जो संयंत्र है जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है 1 साल में, तो इनको ध्यान में रखते हुए पुरस्कार दिया जाता है। 2016-17 के लिए देखो ये पुरस्कार दिया गया मतलब दिया जा चुका है वैसे तो, ठीक है। तो 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार जो विजेता होता है, ठीक है, जो विजेता संयंत्र होता है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसको 2 करोड़ रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। उसको सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो जो सेकंड रनर होते हैं, ठीक है, जो सेकंड स्थान प्राप्त करते हैं उनको 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाता है, जिसने सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है 2य स्थान पे। उसके अलावा एक और पुरस्कार दिया था इमर्जिंग, जैसे आप अगर आईपीएल वगैरह देखते होंगे इतना, तो एक पुरस्कार होता है आईपीएल में ये इमर्जिंग प्लेयर का, ठीक है, एक होता है इमर्जिंग प्लेयर का। तो इमर्जिंग प्लेयर की तरह इसको आप समझ सकते हो, अधिकतम सुधार के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इमर्जिंग है, बट ये है कि पहले से था लेकिन उसने सुधार वगैरह बहुत ही अच्छे से किया है, बहुत ही इंप्रूवमेंट, बहुत ही मतलब अप्रिशिएबल इंप्रूवमेंट किया इसने। तो एक पुरस्कार ये भी दिया जाता है, इसमें बस प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो आपको बस यही पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। आप देखो यूपीएससी पूछ सकता है कि 2 करोड़ रुपये दिए जाते हैं कि 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं, 50 लाख दिए जाते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए हो जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। पहला ही पुरस्कार याद रखेंगे, दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखेंगे तो आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। और कब चालू किया गया था आपको याद रखना है, 2016-17 के लिए दिया गया है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आगे बात करते हैं नेटवियर सेक्टर के लिए, ठीक है। आप सॉरी वियर होगा, यहाँ पे मैं नेटवियर लिख दिया, नेटवियर होगा, ठीक है। नेटवियर सेक्टर की बात करें अगर, तो इसको विकसित करने की बात कही जा रही है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। देखो पावर टेक्स इंडिया की बात करें सबसे पहले, तो देखो पावर टेक्स इंडिया अगर की शुरुआत दोस्तों 2017 में की गई थी। इसके तहत क्या है कि पावर लूम, जो लोग गांव के देखोगे उनको मतलब पता होगा पावर लूम क्या होता है। पावर लूम आप जो साड़ियाँ वगैरह बनती, कपड़े बुनाई होते हैं, जो आप बहुत खटर खटर आवाज़ जैसे आती है उससे, इवन जो सिटीज़ में रहते हैं उनको भी अगर पावर लूम आसपास चलता होगा तो बहुत लोगों ने सुना भी होगा। तो ऐसा नहीं कि गाँव में ही होता है, ये सिटीज़ में भी होते हैं, ज़्यादातर सिटीज़ में ही पाए जाते हैं पावर लूम, ठीक है। तो उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए तो गवर्नमेंट की प्लान थी पावर टेक्स इंडिया, 3 साल की समावेशी परियोजना है जो 2020 में ख़त्म होगी, ठीक है। इसके तहत क्या है कि देखो ब्रांडिंग, सब्सिडी करना, नए बाजार, नए अनुसंधान और विकास को क्या करना, पूरी तरह बढ़ावा देके जो श्रमिक हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना। और देखो अभी क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इनके रोजगार धीरे धीरे छिनते चले गए, क्योंकि उनको उसके अलावा कुछ आता नहीं था।
तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इनके पावर लूम्स को हम क्या करें, मॉडिफाई करें, ठीक है, टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करें, और इनके जो काम कर रहे हैं ऐसा ना हो कि इनके रोजगार क्या हो छीन ले जाए। तो गवर्नमेंट के ही प्लान है, ठीक है। तो आने वाली टाइम में पावर टेक्स इंडिया के तहत क्या करेंगे कि एक तो कपड़ों की बुनाई भी करेंगे, बुने हुए कपड़ों के क्षेत्र में विकास के लिए भी एक व्यापक शुरुआत की जा रही है, ठीक है। तो यही नेटवेयर का प्लान भी है। तो इतना याद रखिएगा, स्टैंडिंग फाइनेंस कंपोनेंट, ठीक है, इसको SFC भी बोलते हैं। तो इतना पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। लगभग इसमें इतने ही पॉइंट्स हैं जो हमें काम के याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने क्वेश्चन जो पूछा था आपको 1 मार्च को, जिनेवा कन्वेंशन से बारे में पूछा था। तो देखो इसके ऑप्शन अगर मैं पढ़ लूँ एक बार, तो पाकिस्तान के हिरासत में विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई का कारण यही था संधि। जी हाँ, राइट है ये ऑप्शन। तो इसका मकसद युद्ध में युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव को रोकना। युद्धबंदी क्या होता है, एक टर्म ये समझने की जरूरत है। देखो जब आपको कोई चीज़ें नहीं है ना, उसको मतलब संधि विच्छेद कर दो। मैंने इसलिए थोड़ा सा अलग है, ठीक है। युद्ध का मतलब क्या होता है, लड़ाई। बंदी का मतलब क्या होता है, जिसको आपने पकड़ रखा है। तो युद्ध में जिसको हमने बंदी बना लिया, तो अभी जो कमांडर हमारे थे विंग कमांडर अभिनंदन, उनके साथ यही भी तो हुआ था। उनको क्या किया, तो युद्ध के दौरान बंदी बना लिया। इवन युद्ध तो नहीं था डायरेक्टली, बट ठीक है, वो उनके एरिया में गिरे तो उन्होंने उनको बंदी बना लिया गया। तो एक तरह से युद्ध बंदी इसका नाम दे दिया गया इनको। तो उसके तहत देखो उनके साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया सकता। मतलब अगर हमने कोई पाकिस्तान से देखो सैनिक मार दिए चलेगा, अगर सैनिक को हमने तुरंत मार दिया चल जाएगा। लेकिन अगर सैनिक पकड़ के हम इंडिया में अपने पास ले आए, दिल्ली ले आए, उसके साथ अमानवीय बर्ताव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंसान है, ठीक है। वो अपने बॉर्डर पे देश के लिए लड़ रहा है, लेकिन बॉर्डर छोड़ने के बाद क्या, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। ना जाति धर्म रंग के भेद या प्लेस के भेद स्थान पर क्या किया जाएगा, इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक आर्टिकल्स और भी इसमें जो जिसको डी कहते हैं, अनुच्छेद 3 के अनुसार जख्मी मतलब जो बंदी जख्मी हो जाता है ना, उसका इलाज भी किया जाएगा उस गवर्नमेंट के द्वारा जिसने इसको पकड़ रखा है, ठीक है। चाहे विपक्षी देश कह लो, चाहे दुश्मन देश कह लीजिए आप। तो इसका ऑप्शन सारे सही थे। आज का क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ईजी रखा है, तो आप प्लीज़ कमेंट के जरूर बताइएगा उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन बस इतने ही रखते हैं। देखो ये 2nd और 3rd का दोस्तों मैंने न्यूज़ आपसे डिस्कस कर लिया। अभी हम 4th और 5th और 6th और 7, ठीक है। तो मॉर्निंग तक आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। कोशिश मैं करूँगा कि 7, 8 तक आपको दे दूँ। तो 7 मार्च को ही हम 7 मार्च तक पूरा वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड सॉरी फॉर डिले, ठीक है। हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।